आइए बच्चों, एमसीक्यू फटाफट के इस लेक्चर 12/4-2 में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर 4 यानी कि मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के कुछ एमसीक्यूज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से देखते हैं पहला क्वेश्चन। टू आयंस हैविंग मास रेशियो 1:1 and charges 1:2 are projected into uniform magnetic field perpendicular, ये इंपॉर्टेंट बात है, perpendicular to the field with a speed of ratio 2:3. The ratio of radii of circular path along which the two particles will move is what? यानी कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में दो चार्ज पार्टिकल जिसके मास सेम है और चार्जेस 1:2 है और इसकी जो स्पीड है वो 2:3 है, ऐसे चार्ज पार्टिकल को इंसर्ट किया जाता है परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो ऑब्वियसली ये दोनों चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन में आ जाएंगे और इनकी रेडियस r=mv/qb से मिल जाएगी आपको, राइट। तो इसमें ये पूछा है कि रेडियस का रेशियो क्या रहेगा दोनों पार्टिकल के लिए। अब वैसे तो मैंने इक्वेशन दे दिया आपको और इक्वेशन से ही इसका आंसर आपको मिल जाएगा, फिर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए r आपके पास है mv/qb, राइट। तो इसमें m और b ये दोनों तो सेम है, तो हम कह सकते हैं कि भाई r इज प्रोपोर्शनल टू v/q, ऑलराइट। इसका मतलब आप लिख सकते हो कि r1/r2 दैट विल बी इक्वल टू v1q2/v2q1। अब देखिए v1/v2 ये आपको दे दिया है 2:3 और q2/q1 ये आपको दे दिया है 2:1, है ना। तो ये हो जाएगा 4:3। ये है आपका आंसर। ऑप्शंस देख लेते हैं, वैसे ये रहा सामने ही दिख रहा है। ऑप्शन ए दैट इज 4:3 इज अवर आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2। अ लेंथ कैपिटल L of wire carries a steady current I. It is bent first to form a circular plane coil of 1 turn. The same length is now bent more sharply to give a double loop. It is giving a double loop of smaller radius. The magnetic field at the center caused by the same current will be what? यानी कि यहां पे आपको एक वायर दे दिया L लेंथ का, इसमें से पहले आप एक टर्न वाली कॉइल बनाते हो, इसका मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करो, फिर उसी में से आप दो टर्न वाली कॉइल बना लेते हो और इसमें मैग्नेटिक फील्ड आप कैलकुलेट करो। तो पहले और दूसरे मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो आपको कितना मिलेगा ये फाइंड करना है आपको। चलिए यहां पे सॉल्व करते हैं। देखिए पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर आप एक कॉइल बनाते हो ऐसे r रेडियस वाली और इसमें एक ही टर्न है, राइट, नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू 1। अब आप इसी में से अगर दो टर्न्स बना लेते हो, ऐसे ये हो गए दो टर्न्स, तो इसमें जो रेडियस है वो r/2 हो जाती है, हाफ हो जाएगी। अगर नंबर ऑफ टर्न्स डबल हुए हैं, n इज इक्वल टू 2 हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स डबल हुए हैं तो रेडियस जो है वो हाफ हो जाएगी। तो फिर आगे तो आपको आता ही है, क्योंकि इस कॉइल के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इक्वेशन क्या हो जाएगा, μ0ni/2r। यानी कि यहां पे B इज प्रोपोर्शनल टू n/r मिल रहा है आपको। तो सीधी सी बात है कि भाई B1/B2 विल बी इक्वल टू n1/n2 इंटू r2/r1, ठीक है। अब देखिए n1/n2 यानी 1/2 हो गया और r2/r1 जो है वो हो जाएगा 1/2/1। इसका मतलब ये आ जाता है 1/4। मीन्स क्या आप कह सकते हो कि भाई B2 इज 4 टाइम्स देन B1, राइट। अब ढूंढते हैं कि ये आंसर है कि नहीं। जी हाँ, ये रहा ऑप्शन सी, B2 is 4 times than B1, that means the first value. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If a copper rod carries direct current, the magnetic field associated with the current will be A, only inside the rod,
ओनली आउटसाइड द रॉड, बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द रॉड, ये सही आंसर है। डी, नाइदर इनसाइड नॉर आउटसाइड। देखिए कॉपर रॉड जब आप लेते हो तो बी इनसाइड जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस आर, और बी आउटसाइड जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। ठीक है, यानी कि दोनों ही साइड, इनसाइड और आउटसाइड, मैग्नेटिक फील्ड तो आपको मिलता ही है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ। अ करंट आई फ्लोज along a length of infinitely long, ये इंपॉर्टेंट है, infinitely long straight and thin walled pipe, यहां पे पाइप दी है, thin walled pipe, then A, the magnetic field at all points inside the pipe is same but not zero, it is same but not zero. B, the magnetic field at any point inside the pipe is zero, ये सही लग रहा है। The magnetic field is zero only on the axis of the pipe. And D, the magnetic field is different at different points inside the pipe. देखिए ये पाइप की बात हो रही है, ये सोलोनॉइड नहीं है। ज़्यादातर बच्चे इसमें सोलोनॉइड से कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए इस तरह से ये पाइप लेते हैं हम, ये इन्फिनाइट लॉन्ग पाइप है, इसलिए मैं इसको ऐसे दिखा देता हूँ। ठीक है, और इस पाइप की इस सरफेस पे से ऐसे करंट पास हो रहा है, मीन्स पूरे पूरे पाइप में से करंट पास हो रहा है, लेकिन मैं इसको ऐसे अलग अलग करंट एलिमेंट के तौर पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरह से यहाँ अंदर की वॉल में भी इस तरह से मैं करंट दिखा देता हूँ। राइट, अच्छे से समझिए कि ये पूरी जो वॉल है, इस तरह से ये जो पूरी वॉल है ये होलो सिलेंडर है, होलो पाइप है। ठीक है, तो इस पूरी वॉल में से करंट पास हो रहा है, और मैं तो ये सिर्फ करंट एलिमेंट्स ऐसे अलग अलग दिखा रहा हूं समझाने के लिए। अब आप इसका जो साइड व्यू है ना, यहां से देखते हुए आपको जो दिख रहा है वो मैं यहां पे दिखाता हूं ऐसे। ऑलराइट, अब इस फिगर में अगर मैं करंट शो करूं तो मुझे ऐसे क्रॉस करके शो करना चाहिए, क्योंकि ये सारे करंट्स इस सरफेस में अंदर की ओर जा रहे हैं। ये पूरी सिलिंड्रिकल सरफेस जो है वो कंडक्टर से बनी है, और इन सभी में करंट ऐसे अंदर की ओर जा रहा है। याद रखिए कि आप यहां से व्यू कर रहे हो तो आपको करंट ऐसे अंदर की ओर जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, अब मैं इस पाइप के अंदर, माने कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहता हूं, इस रेड डॉट वाले पॉइंट पे, इसका नाम दे देता हूं P, इस पे मैं मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहता हूं। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इस पॉइंट P से पास होने वाला एम्पियरेंस सर्किट लेना चाहिए। तो मैं ऐसा ये सर्कुलर एम्पियरेंस सर्किट ले रहा हूं जिसकी रेडियस है मान लीजिए कि स्मॉल r। राइट, और इसमें जो dl की डायरेक्शन है वो इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज है। वैसे dl की डायरेक्शन कोई भी हो, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब इस एम्पियरेंस सर्किट के ऊपर ये पॉइंट P है, तो इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड हम एम्पियरेंस सर्किटल लॉ के इक्वेशन लूप इंटीग्रेशन B डॉट डी एल इजकल टू म्यू जीरो आई ई से फाइंड कर सकते हैं। अब समझिए यहाँ पे जो आई ई है, आई ई यानी कि इस एम्पियरेंस सर्किट के अंदर का करंट। अब यहाँ पे तो कोई करंट है नहीं, ये पाइप के अंदर यहाँ पे मैंने एम्पियरेंस सर्किट लिए यानी कि एक लूप लिया है, और उसके अंदर तो कोई करंट है नहीं, तो ये करंट आई ई जीरो हो जाएगा। अब अगर आई ई जीरो है तो पूरा ही टर्म जीरो हो जाएगा, और अगर पूरा टर्म जीरो है तो ऑब्वियस सी बात है कि मैग्नेटिक फील्ड बी जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से इस पाइप के अंदर किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जीरो होगा। देखिए ये सोलोनॉइड नहीं है, याद रखिएगा, ये सोलोनॉइड से बिल्कुल अलग बात है, इसलिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर जीरो आ रहा है, जबकि सोलोनॉइड में अंदर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होता है, यूनिफॉर्म होता है। तो हमारा आंसर होगा ये बी, द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द पाइप इज जीरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ। A uniform magnetic field B and uniform electric field E acts in a common region. An electron is entering this region of space.
द करेक्ट अरेंजमेंट फॉर इट टू एस्केप अनडेविएटेड इज व्हाट। यानी कि आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड्स बताएं। हर एक जगह पे देखिए आप मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग ढंग से बताएं, ठीक है। और इस फील्ड में, इस कंबाइंड फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन, मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर लेता हूं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात है। एक इलेक्ट्रॉन इन सभी ऑप्शंस में इस तरह से v वेलोसिटी से जाता हुआ दिखाया गया है, राइट। तो आपको ये फाइंड करना है कि कौन सी अरेंजमेंट ऐसी है कि जिसमें ये इलेक्ट्रॉन एस्केप हो जाएगा अनडेविएटेड, यानी कि डेविएशन हुए बिना ही निकल जाएगा। देखिए आपको याद होना चाहिए कि ऐसे फील्ड को क्रॉस फील्ड कहा जाता है। क्रॉस फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर होते हैं और वेलोसिटी भी इन दोनों के परपेंडिकुलर होती है, राइट। तो ऐसा ऑप्शन आपको यहीं पे दिख रहा है सी में, तो ये सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। मैं जरा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस तरह से जा रहा है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तीनों ही आप देख पा रहे हो कि परपेंडिकुलर है, राइट। इसमें इलेक्ट्रॉन का डेविएशन क्यों नहीं होगा ये भी मैं आपको समझा देता हूं। वैसे ये थियरी में हम बात कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से आप समझ लीजिए। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड से जो फोर्स लगता है उसका इक्वेशन आपको पता है, F इजकल टू क्यू ई, राइट। और मैग्नेटिक फील्ड से जो फोर्स लगता है उसका इक्वेशन भी आपको पता है, F इजकल टू क्यू वी क्रॉस बी। इसमें आप देख पा रहे हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, या फिर नेगेटिव चार्ज हुआ तो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, राइट। तो देखिए इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऊपर की ओर है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को ऊपर की ओर फोर्स लग रहा होगा। और मैग्नेटिक फील्ड से जो फोर्स लगता है वो V और B से बनने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है। तो आप देखिए यहाँ पे ये है V और ये है B, राइट। तो V और B से बनने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी कि नीचे की ओर लगेगा। आप अपनी फर्स्ट फिंगर V की डायरेक्शन में अरेंज कीजिए और जो सेकंड फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड B की डायरेक्शन में अरेंज कीजिए, तो आपका थंब, राइट हैंड थंब नीचे की ओर आएगा। इसका मतलब FM जो है नीचे की ओर लग रहा है और FE जो है ऊपर की ओर लग रहा है पॉजिटिव चार्ज के लिए। अगर नेगेटिव चार्ज ले लो तो दोनों ही अपोजिट हो जाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स नीचे की ओर लगेगा और इसी इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड से फोर्स ऊपर की ओर लगेगा। बट दोनों ही फोर्स आप देख पा रहे हो कि अपोजिट है, और ये अगर सेम मैग्नीट्यूड के हो जाए तो ऑब्वियसली ये अनडेविएटेड जा सकता है। आपको पता है कि इसको सेम मैग्नीट्यूड पे लाने के लिए E अपॉन बी इजकल टू वी करना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 में। A current of 10 ampere is passing through a long wire which has semicircular loop of radius 20 centimeter as shown in the figure. Magnetic field produced at the center of the loop is what? Okay. अब देखिए यहाँ पे इस तरह से ये एक सेमी सर्कुलर लूप है और आपको फाइंड करना है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। आपको इसका करंट दे दिया, इसकी रेडियस दे दिया। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है भाई, क्योंकि अगर पूरी सर्कुलर लूप हो तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन हो जाता है म्यू 0 I अपॉन 2R, राइट। अब यहाँ पे ये हाफ सर्कुलर रिंग है तो ऑब्वियस सी बात है कि 1/2 जितना हो जाएगा, इसका 1/2 जितना मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। अब देखिए म्यू 0 यानी कि 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ मल्टीप्लाइड बाय करंट आपको दे दिया है 10 एम्पियर, डिवाइड बाय आप ले लो 2 इंटू 2 4, और रेडियस जो है वो 20 सेंटीमीटर यानी कि 0.2 मीटर है। तो इसे सॉल्व करके हमें कुछ ऐसा मिल सकता है, ये आपको 5 इंटू पाई इंटू 10⁻⁻⁶ टेस्ला जितना मिल जाएगा। तो फिर ऑप्शंस में, हाँ ये रहा, ये बी ऑप्शन हमारा आंसर है 5 पाई माइक्रो टेस्ला। 10⁻⁶ है तो माइक्रो टेस्ला हो गया। और यहाँ पे एक और चीज देखिए, ये जो करंट कैरिंग वायर्स हैं ये दोनों, इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है कि करंट कैरिंग वायर की एक्सिस की डायरेक्शन में जो भी पॉइंट हो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। इस करंट कैरिंग वायर के लिए भी ये एक्सिस का पॉइंट हुआ, पॉइंट P इन दोनों ही वायर्स के लिए एक्सिस का पॉइंट हुआ।
तो इन दोनों वायर से कोई मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होगा, सिर्फ ये हाफ रिंग जो है उससे ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7th। Two particles A and B of mass ma and mb respectively are having same charge, underline same charge, are moving in a plane. A uniform magnetic field exists perpendicular to this plane. The speed of the particles are like Va and Vb respectively, and the trajectory are shown in the figure. Then which one is the correct option? यहाँ पे आपको ये चार ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से ये दोनों ऑप्शंस मोमेंटम के फॉर्म में है और ये दोनों मास और वेलोसिटी के फॉर्म में। देखिए ये तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सर्कुलर मोशन ही करेगा, आपको यहाँ पे दिखाया भी है। तो इसकी जो रेडियस है, इस रेडियस का इक्वेशन ले लेते हैं हम, r इजकल टू एम वी अपॉन क्यू बी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या सेम दिया है आपको, चार्ज सेम दिए हैं और दूसरा वेलोसिटी अलग अलग दी है, मास भी अलग अलग दिया है। तो हम एक बात कह सकते हैं कि R इज प्रोपोर्शनल टू एम वी, क्योंकि Q और B दोनों सेम है। अब यहाँ पे फिगर में दिख रहा है आपको कि आर ए और आर बी इस तरह से, देखिए ये है आर ए और ये है आर बी, यानी क्लियर बात है कि आर ए इज ग्रेटर देन आर बी। तो मैं लिखता हूं बट आर ए इज ग्रेटर देन आर बी, सो इट्स ऑब्वियस कि एम ए वी ए इज ग्रेटर देन एम बी वी बी, यही होगा ना। तो आपके सामने ऑप्शन है ये रहा बी, एम ए वी ए इज ग्रेटर देन एम बी वी बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8th। अ करंट I ampere flows in a circular arc of wire whose radius is capital R, which subtend an angle 3 pi by 2 radian, 3 pi by 2 radian यानी कि 270 डिग्री हो गया, at the center. The magnetic induction यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B और कुछ नहीं, एट द सेंटर इज व्हाट। समझिए यहां पे आपको ये पूरी रिंग या पूरी लूप नहीं दी है, समझ रहे हो, आपको ये एक आर्क दी है जिसका एंगल बन रहा है 3 पाई बाय 2, यानी कि यहां पे बचेगा पाई बाय 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फुल 1 टर्न नहीं है, ये 3 बाई 4 टर्न है कि नहीं। इसे हम कह सकते हैं कि ये 3 बाई 4 टर्न है। तो मैं यहां पे कह देता हूं कि हियर नंबर ऑफ टर्न्स इज 3 बाई 4। आ रही बात समझ में, आ रही बात समझ में? अगर नहीं आ रही तो फिर से समझाता हूं। अगर ये पूरी रिंग होती, कंप्लीट रिंग होती, तो आप उसका एंगल कितना ले लेते, 2 पाई। तो 2 पाई जितना एंगल हो, आर्क का एंगल अगर 2 पाई हो यानी कि कंप्लीट रिंग हो, तो ऐसे में नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो 1 हो जाते हैं। अब यहां पे ये 3 पाई बाई 2 जितनी आर्क है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे, n विल बी इक्वल टू व्हाट, 3 पाई बाई 2 डिवाइड बाई 2 पाई, यानी सीधी सी बात है n इक्वल टू हो जाता है 3 बाई 4, राइट। तो अब आप मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन ले लो, B इक्वल टू क्या है इक्वेशन, म्यू 0 ni अपॉन 2r एट द सेंटर, है ना। अब इसमें n की वैल्यू पुट कर दें हम, तो ये हो जाएगा, देखिए n इक्वल टू 3 बाई 4 ले रहा हूं, तो ये हो जाएगा 3 बाई 8 और म्यू 0 i अपॉन r। आ रही बात समझ में? तो ये हो जाएगा इसका आंसर 3 बाई 8 म्यू 0 i अपॉन r। देखते हैं, ये रहे सारे ऑप्शंस और हाँ ये रहा हमारा करेक्ट ऑप्शन 3 म्यू 0 i बाई 8r। अब देखते हैं क्वेश्चन 9। टॉक टो वर्सेस थीटा ग्राफ ऑफ ए कॉइल इज व्हाट, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर आपने कोई कॉइल रखी है तो उसके ऊपर लगने वाले टॉर्क और
थीटा का रिलेशन ग्राफिकली कैसा होगा। अब देखिए, आपको पता है कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में कोई कॉइल रखते हो तो उसे लगने वाला टॉर्क NIAB साइन थीटा से मिलता है, याद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा और थीटा का जो रिलेशन है वो ऑब्वियसली साइनोसॉइडल होगा। अब यहां पे टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, सो टॉर्क और थीटा का जो रिलेशन है वो भी साइनोसॉइडल होगा। अब आप देख पा रहे हो कि हमारे पास जो फिगर है इसमें जो सबसे पहली फिगर है वो ही एक साइनोसॉइडल है। ये ग्राफ साइन जैसा ग्राफ है, इसलिए ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, mix He plus and O2 plus ions, mass of He plus is 4 AMU and mass of O2 plus is 16 AMU. Beam passes a region of constant perpendicular magnetic field. Perpendicular magnetic field. If kinetic energy of all the ions are same, देखिए काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे सेम है, देन विच इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए यहाँ पे आपको जो ऑप्शंस दिए हैं वो इस तरह से हैं। He plus ion will be deflected more than those of O2 plus ion. He plus ion will be deflected less than those of O2 plus ion. All the ions will be deflected equally. No ions will be deflected. अब देखिए इसे सॉल्व करने के लिए ऑब्वियस सी बात है कि हमें रेडियस के इक्वेशन पे जाना पड़ेगा और रेडियस का इक्वेशन भी ऐसा बनाना पड़ेगा जो कि काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंडेंट हो। देखिए R इजकल टू आपको पता है mv अपॉन QB, ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो P अपॉन QB। अब P यानी कि मोमेंटम, तो आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी का जो इक्वेशन है K इजकल टू P स्क्वायर अपॉन 2m, इस पे से आप लिख सकते हो कि P विल बी इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ 2mk। ये सब कुछ आपको पता ही होगा, मैं जस्ट रिपीट ही कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे P की जगह पे अब मैं लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ 2mk अपॉन QB। ऑलराइट, अब आपको यहां पे दिया है कि काइनेटिक एनर्जी तो भाई सेम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि R इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ m अपॉन Q। मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है और काइनेटिक एनर्जी भी सेम है, तो अंडर रूट m अपॉन Q। अब इस पे से हम R1 अपॉन R2 ले लें। देखिए मैं पहले क्लियर कर देता हूं कि हम यहाँ पे R1 यानी कि He प्लस की बात कर रहे हैं और R2 यानी कि O2 प्लस की रेडियस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं लिख सकता हूं कि अंडर रूट ऑफ m1 अपॉन m2 इंटू ये हो जाएगा Q2 अपॉन Q1, ठीक है। अब देखिए m1 यानी कि मास ऑफ He प्लस जो कि आपको दे दिया है 4 mu और m2 यानी कि मास ऑफ O2 प्लस जो कि आपको दे दिया है 16 mu मल्टीप्लाइड बाय Q2, Q2 यानी कि O2 प्लस का चार्ज जो कि हो जाएगा 2e डिवाइड बाय Q1 यानी कि He प्लस का चार्ज जो कि हो जाएगा जस्ट E। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये कैंसल हो जाएगा और 1:1 मिलेगा आपको। इसका मतलब कि भाई दोनों की ही रेडियस सेम रहेगी। तो अब हमारा ऑप्शन ढूंढ लेते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑल द आयंस विल बी डिफ्लेक्टेड इक्वली। करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन, द करेक्ट कर्व बिटवीन मैग्नेटिक इंडक्शन बी, ये कैपिटल बी होना चाहिए, मैग्नेटिक इंडक्शन कैपिटल बी along the axis of a long solenoid, यहाँ पे अंडरलाइन long solenoid, due to current flow I in it at a distance x from one end is how much। अब इसे समझने के लिए जरा ये फिगर देखिए आप, हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन 11, ठीक है। ये देखिए ये है सोलोनॉइड, लॉन्ग सोलोनॉइड, ठीक है। अब आपको पता है कि लॉन्ग सोलोनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, राइट। मैं यहाँ पे लिख देता हूं अंदर B इजकल टू कांस्टेंट, और कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म है।
और अगर आप इस सोलेनॉइड से बाहर इस तरफ या इस तरफ जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली डिक्रीज होगा। तो इसके मुताबिक अगर मुझे इसका मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस x का ग्राफ प्लॉट करना हो तो वो कैसा होगा, देखिए ये हो जाएगा कुछ इस तरह से। देखिए सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट है, राइट। और जैसे ही आप बाहर निकलते हो लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड, दोनों में मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता है। तो अब इसके मुताबिक आपका ऑप्शन चेक कर लीजिए, इसमें ये रहा ऑप्शन ए, दैट इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन 12, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी इज व्हाट। देखिए यहाँ पे सभी ऑप्शंस में एम्पियर ए लिया हुआ है, राइट। तो मुझे जो डायमेंशन फॉर्मूला बनाना है वो एम्पियर ए को लेके बनाना पड़ेगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए मैं इसमें इक्वेशन लेता हूं F इजकल टू आई एल बी वाला इक्वेशन, याद है ना। अगर कोई करंट एलिमेंट आई एल बी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर रखा है तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स F इजकल टू आई एल बी इक्वेशन से मिलता है। तो इसमें से आप मैग्नेटिक फील्ड बी का इक्वेशन बना लो तो ये हो जाएगा F अपॉन आई एल। ऑलराइट, अब इसमें से हम डायमेंशन फॉर्मूला ले सकते हैं। देखिए F का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा m1 l1 t माइनस 2 और I का a1 और L का l1। इसे सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा m1 l0 हो जाएगा और t माइनस 2 एंड a माइनस 1। अब ऐसा ऑप्शन ढूंढ लीजिए इसमें, ये रहा दूसरा ऑप्शन m1 t माइनस 2 a माइनस 1, यही है करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस स्मॉल r कैरिंग करंट I is B1. The field at the center of another coil of radius R2 carrying same current I is B2. Then ratio B1 upon B2 will be what? भाई बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। आप जानते हो कि B इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R हो जाएगा, है कि नहीं। किसी भी सर्कुलर कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन है म्यू 0 I अपॉन 2R। तो इन दोनों कॉइल में I तो सेम है, इसका मतलब ये हुआ कि हम लिख सकते हैं B1 अपॉन B2 विल बी इक्वल टू व्हाट, R2 अपॉन R1 यानी कि 2R अपॉन R यानी कि 2। तो ये रहा ऑप्शन 2 हमारा सही आंसर। B1 अपॉन B2 विल बी 2 यानी कि B1 डबल होगा B2 से। अब देखते हैं क्वेश्चन 14, अ सर्कुलर कॉइल इज इन YZ plane with a center at origin. The coil is carrying a constant current. Assuming direction of magnetic field at x is equal to minus 25 centimeter to be positive direction of magnetic field, which of the following graph shows variation of magnetic field along x axis? यानी कि एक कॉइल जो है वो YZ प्लेन में रखी है और करंट इसमें से कांस्टेंट पास हो रहा है। कॉइल का सेंटर ओरिजिन पे रखा है और आपको कहा है कि x इज इक्वल टू माइनस 25 सेंटीमीटर पे मानिए कि मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो मैग्नेटिक फील्ड B वर्सेस x का ग्राफ इनमें से कौन सा होगा। चलिए आसान क्वेश्चन है ये। देखिए ये है एक कॉइल और इसमें ये है x एक्सिस, यहां पे है ओरिजिन। आप इस तरफ y और इस तरफ z सोच लीजिए, ये y x और ये z, ये नेगेटिव x डायरेक्शन। तो यहां पे x इजकल टू माइनस 25 सेंटीमीटर है और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव डायरेक्शन में है यानी कि इस तरफ है। तो ऑब्वियसली बात है कि यहां भी मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव x डायरेक्शन में ही रहेगा, है ना, क्योंकि इसमें दरअसल करंट ऐसे पास हो रहा होगा, इस तरह से पास हो रहा होगा
और आप जब यहाँ पे इस करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो आपका जो थंब है इस डायरेक्शन में आएगा, यानी कि इस पूरी एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ ही होगा। ठीक है, तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड बी हो गया। अब बात यह है कि हम मैग्नेटिक फील्ड का एक्स के साथ रिलेशन अगर फाइंड करें तो कैसा मिलेगा। आप जानते हो कि रिंग के लिए एक्स एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका इक्वेशन है म्यू जीरो आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस्ट टू 3/2, है ना। अगर सिंगल टर्न है तो आप ये इक्वेशन ले सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे सेंटर पे x इजकल टू 0 हो जाता है ना, तो सेंटर पे x इजकल टू 0 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं फॉर x इजकल टू 0 b आपको पता ही है कि म्यू 0 आई अपॉन 2r हो जाता है ना। यानी कि ये जो है मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये आप देख पा रहे हो कि इस मैग्नेटिक फील्ड से तो ये मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा ही होना है, तो ये मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड है। यानी कि सेंटर का जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसको बी जीरो नाम दे देता हूं, वो मैक्सिमम है। बाकी आप सेंटर से राइट साइड या लेफ्ट साइड कोई भी साइड जाओ, यहाँ पे एक्स का तो स्क्वायर है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि एक्स आप पॉजिटिव लो या नेगेटिव लो। तो इसलिए कह रहा हूं कि आप एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव डायरेक्शन में या नेगेटिव डायरेक्शन में जाओ तो ऐसे में डिनोमीटर बढ़ेगा ही, और इसलिए मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। आइडियली स्पीकिंग अगर हम x की वैल्यू इनफाइनाइट कर दें तो b इजकल टू 0 हो जाएगा, है ना। ये भी मैं लिख लेता हूं दैट फॉर x इजकल टू इनफाइनाइट b इनफाइनाइट विल बी जस्ट 0। ऑलराइट, तो अब आपको ऐसा ग्राफ बनाना है जिसमें सेंटर पे x इजकल टू 0 पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो और इनफाइनाइट डिस्टेंस पे वो 0 हो रहा हो। अब ऐसा ग्राफ अगर हम इन ऑप्शंस में ढूंढें तो देखिए ये बी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अब देख पा रहे हो यहाँ पे कि ये एक्स एक्सिस है और ये बी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स इजकल टू 0 हो गया, तो एक्स इजकल टू 0 पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैक्सिमम है। और जैसे जैसे आप एक्स की पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन में जाते हो वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड डिक्लाइन हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो ये सही ऑप्शन है। वैसे आपको शायद ये भी सही लग रहा हो, लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट पे नोटिस कीजिए, इसका मतलब ये हो रहा है कि बी इज टेंडिंग टूवर्ड्स इनफाइनाइट। आप समझ रहे हो ये जो ग्राफ इस तरह से जाने का मतलब क्या हुआ कि बी इज टेंडिंग टूवर्ड्स इनफाइनाइट व्हेन एक्स इजकल टू 0। बट हमारे इक्वेशन में तो ऐसा नहीं हो रहा कि जब x अप्रोचेस टू 0 b अप्रोचेस टू इनफाइनाइट, ऐसा नहीं होता। इनफैक्ट x इजकल टू 0 के आसपास b की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट और मैक्सिमम रहेगी। इतने छोटे से पोर्शन के लिए अगर बात करें तो b ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। इस तरह से शार्प एज नहीं आ सकती इसमें, इसलिए यही सही ऑप्शन है। ये दोनों तो गलत ही हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे एक में मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ भी पॉजिटिव और नेगेटिव दिखाए जो कि हमारे केस में नहीं होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 15। When a certain length of wire is turned into one circular coil, the magnetic induction at the center of the coil due to some current is B1. If the same wire is turned into 3 loops, अब यहाँ पे 3 loops दिए हैं, to make circular coil, the magnetic induction at the center of the coil for the same current will be what? देखिए यहाँ पे आपको 3 लूप्स करने की बात की है। आगे हमने जो क्वेश्चन देखा था उसमें 2 लूप बना रहे थे, तो हमें B2 इजकल टू 4B1 मिला था। यहाँ पे हमें B2 इजकल टू 5B1 मिलेगा, क्योंकि आप ऐसे केस के लिए एक इक्वेशन याद रख सकते हो कि B2 विल बी ऑलवेज इक्वल टू n स्क्वायर B1। यहाँ पे n यानी कि जो नंबर ऑफ टर्न्स आपने बनाए, याद रहे कि ये इक्वेशन किसके लिए, एक ही वायर में से पहले एक टर्न था तब का मैग्नेटिक फील्ड B1, अब उसी वायर में से आपने n टर्न्स बना लिए तब का मैग्नेटिक फील्ड B2, उसके लिए है। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमें 3 टर्न्स बनाने के लिए बोला है, तो ये 3 स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 9 आएगा। तो ऑप्शन ऑब्वियसली ये हो जाएगा, B2 विल बी इक्वल टू 9B1।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16। देखिए यहाँ पे अ सेल इज कनेक्टेड बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ यूनिफॉर्मली थिक सर्कुलर कंडक्टर। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप विल बी व्हाट। देखिए पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन को ठीक से समझ लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 16 और यहाँ पे आपको इस तरह से एक सर्कुलर कंडक्टिंग रिंग जैसा दिया है, ठीक है। अब इसमें आप किसी भी 2 पॉइंट के बीच में एक सेल कनेक्ट कर रहे हो। रैंडमली कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए। इस तरह से ये सेल कनेक्ट किया हुआ है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, माने कि ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q। तो पहली बात तो ये कि इसमें से जो करंट पास होगा वो इस P पॉइंट पे डिवाइड हो जाएगा 2 पार्ट में। समझे आप? यहां से जो करंट आ ही जा रहा है वो यहां से P पॉइंट से थोड़ा इस तरफ जाएगा और थोड़ा इस तरफ जाएगा। इन दोनों करंट को मैं I1 और I2 ऐसे नाम दे देता हूं। यही I2 और I1 करंट Q पॉइंट पे जाके मिल जाएंगे और बन जाएगा करंट I, ठीक है। देखिए ये दोनों करंट सेम नहीं हो सकते क्योंकि ये जो लेंथ है ना कंडक्टर की वो ज़्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और ये जो लेंथ है ये कंडक्टर की लेंथ कम है तो इसमें रेजिस्टेंस कम होगा, इसलिए ये करंट सेम होंगे ऐसा मानना गलत है। इनफैक्ट ये करंट ज़्यादा होगा और ये करंट कम होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब इसका जो सेंटर है मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये है इसका सेंटर। इस सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड आपको फाइंड करना है। इस सेंटर पे ये P और Q पॉइंट जो है वो एंगल बना रहे हैं लेटर से थीटा। यहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा, तो ऑब्वियस ही बात है कि ये इस तरफ का एंगल बन जाएगा 2 पाई माइनस थीटा, राइट। अब हम इस सेंटर पे इन दोनों ही पार्शियल सर्कुलर रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना है ये फाइंड करेंगे। देखिए ये भी एक पार्शियल सर्कुलर रिंग होगी, ये भी एक पार्शियल सर्कुलर रिंग होगी, लेकिन एक बात याद रहे, इस ऊपर की पार्शियल रिंग में करंट ऐसे पास हो रहा है क्लॉकवाइज, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होगा वो अंदर की ओर होगा, और इस पार्शियल रिंग में जो करंट पास हो रहा है वो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होगा वो बाहर की ओर होगा। यानी कि इस पॉइंट पे, इस सेंटर पे दोनों के मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ये बात याद रखिए। अब हम रिंग के मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन ले लेते हैं। देखिए आप कह सकते हो कि B इजकल टू म्यू 0 एन आई अपॉन 2R, राइट। अब यहाँ पे n यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स, बट मैं n को थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पे अगर ये आर्क 2 पाई रेडियन की है तो वो पूरा 1 टर्न हो गया। अब बात समझो, अगर मैं पूरी आर्क ले लूं तो ये आर्क 2 पाई रेडियन की हो जाती है, तो ऐसे में वो 1 टर्न है ना। अगर यहाँ पे आर्क थीटा एंगल की है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं थीटा एंगल की है, तो उसमें नंबर ऑफ टर्न्स के लिए आप क्या लिखोगे, n इजकल टू वॉट। देखिए ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे n इजकल टू आपको मिल जाएगा थीटा अपॉन 2 पाई। आ रही बात समझ में? अब अगर ये थीटा लेटर से कि 90 डिग्री है यानी कि पाई बाई 2 है, तो ये पाई बाई 2 अपॉन 2 पाई यानी कि आ जाएगा 1/4। तो ये सही बात है ना। अगर ये एंगल यहाँ पे पाई बाई 2 हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है, तो ये जो आर्क बनेगी वो 1/4 टर्न जितना ही हुआ ना, ये 1/4 टर्न है, तो यहाँ पे आपको n इजकल टू 1/4 मिल जाएगा। तो उसके मुताबिक यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड भी 1/4 टाइम्स मिल जाएगा, ठीक है। तो अब ये n की वैल्यू मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन ऐसे मिल जाएगा, B इजकल टू म्यू 0 I अपॉन 2R मल्टीप्लाइड बाई थीटा अपॉन 2 पाई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए म्यू 0 यानी कि 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होता है, और ये हो गया I अपॉन ये बन जाता है 4 पाई R इंटू थीटा।
तो ये मिल जाएगा आपको आई थीटा अपॉन आर इंटू 10⁻⁻⁷, राइट। अभी बात खत्म नहीं हुई है, रुकना। देखिए अब यहाँ पे आप करंट आई के लिए V अपॉन आर ओम्स लॉ ले सकते हो। देखिए यहाँ पे जो आर है वो रेजिस्टेंस है, तो इसको मैं आर ही लिख देता हूँ, ठीक है। हमने यहाँ पे जो आर लिया वो तो रेडियस है, और इस इक्वेशन में आर यानी कि रेजिस्टेंस। और इस रेजिस्टेंस के लिए भी एक इक्वेशन है हमारे पास, आर इजकल टू रो एल अपॉन ए, है कि नहीं। तो अब ये इक्वेशन इस तरह से लिख सकते हो आप, वी ए अपॉन रो एल, राइट। जहां पे V यानी कि अप्लाइड वोल्टेज, A यानी कि वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, रो यानी कि रजिस्टिविटी, और L यानी कि वायर की लेंथ। अब जैसे कि अगर मुझे इस लेंथ की जरूरत है, ये जो वायर है इसकी लेंथ मुझे चाहिए, तो ये ऑब्वियसली मिल जाएगी आर्क के इक्वेशन से। आर्क इजकल टू रेडियस इनटू एंगल। अब देखिए यहां पे ये है रेडियस कैपिटल आर रेडियस, और ये एंगल थीटा, तो ये लेंथ L इजकल टू आर थीटा आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहां पे जो L है ना उसको मैं आर थीटा करके ले लेता हूं। तो अब इक्वेशन बन जाएगा ये वी ए अपॉन रो एंड आर इंटू थीटा। आगे बात समझ में। अब इस इक्वेशन से हम मैग्नेटिक फील्ड के इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं। चलिए मैं अब इस लेफ्ट साइड में इक्वेशन लूंगा। देखिए B इजकल टू आपके पास है इक्वेशन आई थीटा अपॉन आर, बट आई क्या लेना है आपको, वी ए अपॉन रो आर थीटा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय थीटा अपॉन आर इंटू 10⁻⁷। अब ऑब्वियस सी बात है कि थीटा तो कैंसिल हो जाता है यहाँ पे, तो ये मिलेगा आपको वी ए अपॉन रो आर स्क्वायर इंटू 10⁻⁷। यहाँ पे फिर से याद कर लेते हैं, V यानी कि अप्लाइड वोल्टेज, A यानी कि वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, रो यानी कि रेजिस्टिविटी, और R यानी कि इस रिंग की रेडियस। तो ये बन गया मैग्नेटिक फील्ड B, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड B का इक्वेशन। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि अगर इस इक्वेशन में से मैं I1 करंट वाला मैग्नेटिक फील्ड B1 और I2 करंट वाला मैग्नेटिक फील्ड B2 का इक्वेशन बनाऊं, तो ये दोनों सेम आएंगे, B1 विल बी इक्वल टू B2, क्योंकि देखिए दोनों में वोल्टेज सेम है, दोनों वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, दोनों की रेजिस्टिविटी रो सेम है, दोनों की रेडियस भी सेम है। सो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड सेम ही आएगा। अब मैंने बिल्कुल शुरू में आपको बताया था कि इस I1 का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेंटर पे बाहर की ओर आएगा, और I2 का मैग्नेटिक फील्ड जो है सेंटर पे अंदर की ओर आएगा, यानी कि B1 और B2 दोनों अपोजिट साइड में होंगे। तो B टोटल इजकल टू आप लिख सकते हो B1 माइनस B2 एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। तो अब देखते हैं हमारे ऑप्शंस में, ये रहा पहला ही ऑप्शन 0। इतनी मेहनत करने के बाद आंसर आ रहा है 0। एनीवेज आगे बढ़ते हैं हम। 17. A long straight wire carries a current pi ampere. The magnetic field due to it is phi into 10⁻⁵ Weber per meter square. See, Weber per meter square यानी टेस्ला ही होता है। At what distance from the wire? यानी कि एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए आपको कह दिया कि उसमें से पाई एम्पियर जितना करंट पास हो रहा है, और उससे कितने डिस्टेंस पे 5 × 10⁻⁵ टेस्ला जितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। देखिए बच्चों यहाँ पे और कुछ नहीं करना आपको सिर्फ इक्वेशन लेना है, B इजकल टू μ0I अपॉन 2πy या फिर 2πr जो भी कह दो, जहां पे आपको पता है कि R यानी कि वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब इस इक्वेशन में आपको मैग्नेटिक फील्ड B दे दिया है और I दे दिया है, और आपको R फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो आप खुद कोशिश करना, आपको ये A ऑप्शन मिल जाना चाहिए, 10⁻⁴ μ0 मीटर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन 18।
A part of long wire carrying current I is bent into circular radius R shown in the figure. The net magnetic field at the center O of the circular loop is what? देखिए यहाँ पे ये वायर ऐसे जा रहा है, यहाँ से टर्न होके फिर ऐसे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक सर्कुलर लूप बनाई है। इसमें आपको इस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है ये फाइंड करना है। देखिए एक बात तो सीधी समझ में आ रही है कि इस रिंग की वजह से तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ही होगा, लेकिन ये जो इतना पार्ट है ना, ये पार्ट भी एक कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा और इस कंडक्टर में ये स्ट्रेट कंडक्टर बन गया, तो इस स्ट्रेट कंडक्टर में अब करंट पास हो रहा है तो उसका भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ऐड होगा। यानी कि एक तो ये सर्कुलर रिंग का मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा और इसका भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा। दूसरी बात कि इस रिंग का मैग्नेटिक फील्ड आप राइट हैंड थंब रूल से यूज करोगे तो सेंटर पे बाहर की ओर आएगा, और ये जो लॉन्ग स्ट्रेट वायर है इसका मैग्नेटिक फील्ड भी अगर आप राइट हैंड थंब रूल यूज करके चेक करोगे तो यहाँ पे बाहर की ओर ही आएगा। यानी कि दोनों का ही मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर आ रहा है। मैं इस रिंग के मैग्नेटिक फील्ड के लिए B1 और इस स्ट्रेट लॉन्ग वायर के मैग्नेटिक फील्ड के लिए B2 सिंबल यूज करूंगा। देखिए यहाँ पे एक बात मैं क्लियर कर दूं कि ये वायर जितना यहाँ पे दिखा है उतना नहीं होना चाहिए। यहाँ पे वर्ड यूज किया है लॉन्ग वायर, तो ये बड़ा ही लंबा होना चाहिए, तभी हम B2 का जो इक्वेशन है वो अप्लाई कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे B1 का इक्वेशन तो आपको पता ही है क्या हो जाएगा। B1 विल बी इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन 2R, राइट। क्योंकि B1 यानी कि सिर्फ इस रिंग का मैग्नेटिक फील्ड, तो वो तो हो जाएगा म्यू 0 I अपॉन 2R, ठीक है। अब B2 यानी कि ये वेरी लॉन्ग वायर उसका R डिस्टेंस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका इक्वेशन भी आपको पता है। B2 विल बी इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन 2 पाई R। अब देखिए इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, जिसको मैं BT नाम दे रहा हूं, तो BT विल बी इक्वल टू B1 प्लस B2, राइट। तो अब सीधी सी बात है कि यहाँ पे म्यू 0 I अपॉन 2R ये तो कॉमन निकल जाएगा और ब्रैकेट में मिलेगा आपको 1 प्लस 1 बाई पाई, 1 प्लस 1 बाई पाई। या फिर आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हो, म्यू 0 I अपॉन 2 पाई R, मैं डिनोमिनेटर में पाई कॉमन ले रहा हूं, तो ये हो जाएगा पाई प्लस 1, राइट। तो यही है हमारा करेक्ट आंसर। इस सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो हो जाएगा म्यू 0 I अपॉन 2 पाई R इंटू ब्रैकेट पाई प्लस 1, और ये मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगा, ये होगा आउटसाइड। तो यहाँ पे मैं ऐसे डॉट करके BT लिख देता हूँ। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है, और कितना है म्यू 0 I अपॉन 2 पाई R पाई प्लस 1, ओके। तो इसी के साथ बच्चों ये लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा है कि ये सारे क्वेश्चंस, MCQ, कॉन्सेप्ट्स और मेथड्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और मैं चाहता हूं कि आप खुद ही इसकी नोट बनाएं, इसलिए मैंने असाइनमेंट नहीं रखा है। आप खुद ही सारे क्वेश्चंस के आंसर अपनी लैंग्वेज में अपनी तरह से लिखिए और अपनी एक नोट मेंटेन कीजिए। ऑलराइट, सो हियर विथ अंशुन बलदानिया साइनिंग ऑफ। टेक केयर।